हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हृषिकेश दुबे। फ्रेंड्स, कल आपने जो असिस्टेंट कमांडेंट का क्वेश्चन पेपर देखा, उस क्वेश्चन पेपर की एक बड़ी यूनिक चीज़ है। यूनिक चीज़ ये है कि कल के क्वेश्चन पेपर में जो इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस आए थे वो 16th थे इन नंबर में, यानी 16 टोटल 16 क्वेश्चंस आए थे नंबर में। अब आप पूछ रहे होंगे कि ये इसमें नई बात क्या है, इंडियन पॉलिटी के 15-20 क्वेश्चन तो वैसे भी आते ही हैं। नहीं, इम्पॉर्टेंट बात ये नहीं है कि 16 क्वेश्चंस थे। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उन 16 क्वेश्चंस में 17 बार नॉट शब्द का इस्तेमाल किया गया था। यानी क्वेश्चन नंबर थे 16 पॉलिटी के, और जो नंबर ऑफ नॉट लिखे हुए थे उन 16 क्वेश्चंस में वो थे 17। किसी ने नोटा था एकदम, मतलब भर भर के नोटा है पूरे क्वेश्चन पेपर में। वो घर से बीवी से झगड़ा करके चला था और उसने कहा कि आज क्वेश्चन पेपर में इतना नोटूंगा, ऐसे ऐसे नोटू क्वेश्चन बनाऊंगा कि नोटते नोटते बच्चों का नोटना नोट हो जाएगा। हाँ, अभी मैं डिस्कस करूंगा इस सारे क्वेश्चन पेपर को और मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन पेपर बनाया है। मैं इसे इजी टू मॉडरेट लेवल में रखूंगा, लेकिन नॉट जो है वो काफ़ी परेशान किया इस बच्चों को इस बार। ठीक है, तो देखते हैं, शुरू करते हैं इस बार का इंडियन पॉलिटी का असिस्टेंट कमांडेंट 2021 का क्वेश्चन पेपर। सबसे पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पर्सनल लिबर्टी इज नॉट करेक्ट? State does not have authority to deprive any person within the territory of India of his/her personal liberty without any rational basis. Basis of deprivation of person of his/her personal liberty must be in accordance with the procedure established by law. Personal liberty can be secured by judicial writ of habeas corpus. The majority view of the Supreme Court in A.K. Gopalan versus State of Madras case invented due process of law. जो पर्सनल लिबर्टी का क्वेश्चन होता है वो फंडामेंटल राइट के चैप्टर से आता है। ये फंडामेंटल राइट के चैप्टर में इन्होंने ये पूछा कि जो स्टेट है, इट डज नॉट हैव एनी अथॉरिटी टू डिप्राइव एनी पर्सन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ऑफ हिज/हर पर्सनल लिबर्टी विद इन ओन एनी रेशनल रीजन। ये जो रेशनल बेसिस वाला आर्गूमेंट है ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। अगर इसका करेक्ट आंसर देखें तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ए, विदाउट एनी रेशनल बेसिस। यहाँ पर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, यानी कि जो वहाँ पे पर्सनल लिबर्टी है उसको किसी प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ से ही लिया जा सकता है, किसी से टेक ऑफ किया जा सकता है। ऐसे ही बेमन का बेमतलब का किसी भी रेशनल बेसिस पर नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तो लॉ ही ये इस्टेब्लिश करेगा कि वो क्या प्रोसीजर होगा जिससे कि किसी के राइट्स जो हैं, जिस पर्सनल लिबर्टी है उसको लिया जा सकता है। और ए.के. गोपालन केस की बात करें तो 1950 में ए.के. गोपालन केस ने ये इस्टेब्लिश किया था इस एक्सप्रेशन को कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कैसे दिया जाएगा। इस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ को मैंने अपने पॉलिटी के लेक्चर सीरीज़ में कवर किया हुआ है। ये जो आप बुक देख रहे हैं ये लक्ष्मीकांत है, जय हो लक्ष्मी मैया की, और एनसीईआरटी ने भी इस बात को अलग से लिख रखा है कोट अंडर कोट करके, दैट द लाइफ ऑफ अ पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, इसके अलावा इसको लिया नहीं जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर है ए, और मैं इसे इजी लेवल में रखूंगा। ये एक इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट गारंटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज अ फंडामेंटल राइट। निम्नलिखित में से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू कैरी ट्रेड एंड बिजनेस, कैरी ऑन ट्रेड एंड बिजनेस। इसका करेक्ट आंसर है सी, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी पहले, यानी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू में आया था 1950 में, तब वो एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब फंडामेंटल राइट नहीं है। दो क्वेश्चन हम लोगों ने देखे, दोनों क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से। ठीक है, द एक्ट डिलीटेड राइट टू प्रॉपर्टी एज फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 31 था, इसे रिमूव कर दिया गया है। नो गारंटीड राइट टू कंपनसेशन इन केस ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, एक चीज़ और मैंने इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व करी कि ये जो टोन है, ये जो गारंटी वाला वर्ड है, ये इस क्वेश्चन की टोन को डिफाइन करता है। अगर इसकी टोन देखें तो ये टोन यहाँ से, यानी लक्ष्मी मैया से जा कर के मैच करता है। ठीक है,
तो लक्ष्मी मैया को हम लोगों को ध्यान से पढ़ना है। जय हो लक्ष्मी मैया। अब मैं लक्ष्मी मैया का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं ये बात इस्टेब्लिश कर पाऊँ कि कई सारे ऐसे एजुकेटर्स हैं जो ऐसा बार बार बताते हैं या क्लेम करते हैं कि CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के लिए NCERT रामबाण इलाज है, NCERT को घूंट जाओ, NCERT को पी जाओ। NCERT रामबाण इलाज है, मैं कह रहा हूँ कि रामबाण ये एक तरीके का अच्छी बुक है, पढ़ना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लक्ष्मीकांत को छोड़ करके चलेंगे और पूरे क्वेश्चन पेपर की पॉलिटी के जो क्वेश्चन को मैं एनालाइज करूंगा और मैं आपको लगातार बताऊंगा कि जिस रेफरेंस के थ्रू ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो बेसिकली मिला जुला है और सिर्फ NCERT पढ़ करके आपकी नैया पार होने वाली नहीं है इस गंगा में, ठीक है। और ये गंगा किसकी है? गंगा है नॉर्थ की गंगा, ठीक है। अब NCERT की बात करें तो NCERT में जो गारंटी वर्ड है वो नहीं आता है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो टोन है वो लक्ष्मीकांत से कहीं ना कहीं आ रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड्स टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज नॉट करेक्ट, ठीक है। दे आर नॉट इन्फोर्सिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, दे कैन ओवरराइड ऑल द फंडामेंटल राइट्स। अब यहाँ पे देखो एक स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑल आ रहा है, ऑल द फंडामेंटल राइट्स। दे कैन बी रिलेटेड टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, दे कैन बी रिलेटेड टू गिविंग फ्री लीगल एड, ठीक है। तो इसमें क्या मोस्ट प्रॉबल आंसर हो सकता है, देखते हैं। इसका सही आंसर है बी, दे कैन नॉट ओवरराइड ऑल द फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे यानी कि यहाँ पे हमारा जो स्ट्रॉन्ग वर्ड, जो सबसे की वर्ड्स होते हैं जिसको कि अंडरलाइन करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। और ये क्वेश्चन कहाँ से आया था? तो क्वेश्चन लक्ष्मी में भी मिल जाता है, लक्ष्मी मैया की जय। लक्ष्मी में मिल जाता है दैट इट इज़ नॉट जस्टिसेबल, दैट इज़ नॉट लीगली इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट फॉर देयर वायलेशन, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज चमकम दोराईराजन का केस 1951 में आया था और इसके बाद भी कई सारे केस आए थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस्टेब्लिश किया दैट फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी आर, अगर जो इन दोनों के बीच में कोई टकराव होता है तो फिर फंडामेंटल राइट यानी FR जो है वो प्रिवेल करेगा। सब्सिडरी टू द फंडामेंटल राइट्स यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी DPSP जिसको हम लोग कहते हैं, वो हमेशा फंडामेंटल राइट्स के नीचे नीचे लेगा, ठीक है। जो केशवानंद भारती से पहले का केस था, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम नहीं याद आ रहा है, SR मुंबई का केस था शायद, SR मुंबई का केस, गोलकनाथ का केस था, यस एग्जैक्टली गोलकनाथ का केस था। गोलकनाथ के केस में भी इस चीज़ को एस्टैब्लिश किया गया था, SR मुंबई के केस में भी इसको साइड लाइन में मेंशन किया गया था। ये दोनों ही केसेस में इसका मेंशन है कि DPSP फंडामेंटल राइट्स को प्रिवेल नहीं करता है। और NCERT में इसको हम देखें तो NCERT में ऑन द अदर हैंड द कोर्ट हेल्ड दैट द व्यू ऑफ फंडामेंटल राइट सो इंपॉर्टेंट दैट द सेक्रेड दे कैन नॉट ओवरटेक इवन द पर्पज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि DPSP को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी फंडामेंटल राइट्स को सप्रेस नहीं किया जा सकता है, ओवरटेक नहीं किया जा सकता है। अगेन अगर क्वेश्चन की मैं टोन देखूं, टोन की मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सोशल इकोनॉमिक जस्टिस की बात कर रहा है। NCERT में मुझे कोई सोशल इकोनॉमिक जस्टिस का वर्ड नहीं मिल रहा है, जबकि यहाँ पे हमें सोशल इकोनॉमिक जस्टिस का वर्ड और जस्टिसेबल और इन्फोर्सेबल ऐसा वर्ड हमें देखने को मिल रहा है। तो जो टोन है वो मैच कर रही है लक्ष्मीकांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग फिक्सेस द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा के स्पीकर की डेट को कौन फिक्स करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा और डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा ऑब्वियस सा निगेटिव आंसर है, इसको एलिमिनेट किया जा सकता था क्योंकि इसका तो इलेक्शन ही पहले इसका इलेक्शन होगा ना, लोकसभा के स्पीकर का इलेक्शन होगा, फिर तो डिप्टी स्पीकर एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज स्पीकर के इलेक्शन से पहले ही जो फ्रेश बैच होता है इसकी बात करें तो वहाँ पर डिप्टी स्पीकर कहाँ से आ जाएगा? फिर सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, सेक्रेटरी जनरल की औकात नहीं होती है, वो IAS ऑफिसर या कोई इस तरह का गजटेड सरकारी पोस्ट होता है, उसमें इसका उससे कोई लेना देना नहीं है कि वो इलेक्शन की डेट डिसाइड करे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो करेक्ट आंसर है। ये जो आंसर है वो मुझे लक्ष्मी में मिला, लेकिन कहीं पे भी मुझे NCERT में इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला कि प्रेसिडेंट जो है वो स्पीकर के इलेक्शन की डेट को डिसाइड करता है यहाँ पे, जबकि ये यहाँ पे क्लियर कट वर्ड्स में लिखा हुआ है द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर इज फिक्स्ड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये टोन भी मिल रहा है और ये जो डाटा है वो भी मिल रहा है कहाँ से? लक्ष्मीकांत से, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग?
all the elected members of Rajya Sabha, all the elected members of Rajya Sabha, all the elected members of legislative assemblies of state, all the members of legislative council of state। तो सबसे पहली बात तो ये है कि लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए जो होते हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यस ये ट्रू है, लेकिन एमएलसी जो होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात ये है कि एमएलसी यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो होते हैं वो हमारे सारे स्टेट्स में होते ही नहीं हैं, यानी कि किसी स्टेट्स में, यानी लगभग 8 स्टेट्स में हैं, बाकी सारे स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है भी नहीं। ठीक, तो ऑल के साथ तो अगर हम जाएंगे, अगर जो हम ऑल के साथ तुक्का लगाना चाहेंगे तो ये सब नहीं लगने वाला है, यहाँ पे हमें क्लियर कट आउट नॉलेज की ज़रूरत है। तो कौन इंक्लूड नहीं करता है, तो भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग जो हैं वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए सी। अब इसका आंसर है सी, ऑल द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट यानी एमएलसी जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और ये भी लक्ष्मीकांत में क्लियर वर्ड में दिया हुआ है। इलेक्टोरल कॉलेज की जहाँ तक बात करें तो मैं इलेक्टोरल कॉलेज को एनसीईआरटी में ढूंढ रहा था और कहीं पे भी मुझे इलेक्टोरल कॉलेज का वर्ड ही नहीं मिला एनसीईआरटी में। एक आध जगह जो नई एनसीईआरटी है उसमें मिला भी, तो उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर कट आउट फॉर्मेट में नहीं दी हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये भी जो है वो लक्ष्मीकांत के टोन से मिलता जुलता है। तो मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार मैं लक्ष्मीकांत का नाम क्यों ले रहा हूँ। दो बातें, एक तो ये कि लक्ष्मीकांत अभी भी रेलेवेंट है अगर आप CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम के पॉलिटी की सेक्शन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो लक्ष्मीकांत अभी भी रेलेवेंट है, वहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली आ रहे हैं और वो पूछे जा रहे हैं, उनका टोन भी मैच कर रहा है। दूसरी बात ये कि NCERT में जो जानकारी दी हुई है वो लक्ष्मीकांत में काफ़ी कुछ मिल जा रही है। कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस भी थे जो कि NCERT में दिए हुए हैं लेकिन वो पॉलिटी में यानी लक्ष्मीकांत में नहीं दिए हुए हैं, तो वहाँ पे कैसे उसको हैंडल करना है उसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट करेक्ट। नॉट की गंगा बह रही है। अंडर द आर्टिकल 129 and Article 144 of the Constitution of India, the Supreme Court has been vested with power to punish for contempt of court. The Supreme Court has vested with, option B की मैं बात कर रहा हूँ, the Supreme Court has vested the power vested with advisory jurisdiction. Advisory jurisdiction का मतलब ये होता है कि प्रेसिडेंट को अगर एडवाइस चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट से मांग सकता है। सी ऑप्शन की बात करें, सुप्रीम कोर्ट में रिफ्यूजेस टू प्रोवाइड ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट इफ सो आस्क्ड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। सुप्रीम कोर्ट कभी कभी मना भी कर सकता है। अभी देखेंगे इसका आंसर क्या है। लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन द ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो देखो भाई, सुप्रीम कोर्ट हाँ रिफ्यूज़ कर सकता है। किस केस में रिफ्यूज़ कर सकता है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी मुद्दे पर पहले ही डिसीजन दे दिया है, यानी उसकी बड़ी बेंच है, 10-12 जो 10-12 का मतलब ऑड होती है बेंच हमेशा, 9 या 11 की बेंच है, उसने डिसीजन दे दिया है, उसके डिसीजन के देने के बावजूद भी उसी मुद्दे पर प्रेसिडेंट अगर जो ओपिनियन मांगता है, एडवाइस मांगता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट मना कर सकता है कि भाई पहले ही बता दिया, समझा दिया, तुम लोग को समझ नहीं आता है क्या। फिर एडवाइजरी जुरिडिक्शन की बात करें तो प्रेसिडेंट मांग सकता है। प्रेसिडेंट बेसिकली रबर स्टैंप होता है, बैकहैंड में गवर्नमेंट मांगती है। ये क्वेश्चन एलिमिनेशन के माध्यम से लग सकता था, यानी कि ये भी नहीं होगा क्योंकि नॉट पूछा था, तो ये भी नहीं होगा। और लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट, ऑल ये कीवर्ड था, लेकिन ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीनों ही निगेट कर रहे थे, यानी कि यही जो ऑप्शन था ये गलत बैठ रहा था। अगर इस क्वेश्चन को एलिमिनेट करने के माध्यम से आप लगा लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। इनकेस नहीं लगा पाए हैं तो अच्छी बात है। इनकेस आपने निगेटिव मार्किंग करी है, यानी कि आप निगेटिव में जा रहे हैं, तो साहब अपने इंट्यूशन को थोड़ा कंट्रोल रखिए। अपने जो गट्स है, जो अंदर से फील आ रही है आपके, उसको थोड़ा और डेवलप होने दीजिए। जो करेक्ट आंसर है वो ए है। अंडर 129 और 144 की जगह 142 होना चाहिए। ठीक है, 142 क्लॉज 2 जो कि इनेबल करता है सुप्रीम कोर्ट को। ये 142 क्लॉज 2 एक्चुअली 129 के साथ मिला करके पढ़ा जाता है। ये इनेबल करता है सुप्रीम कोर्ट को कि ये इन्वेस्टिगेट कर सकता है टू पनिश एनी पर्सन फॉर इट्स कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने के लिए। ठीक है, और ये जो पावर होती है पनिशमेंट की वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से आती है। ठीक है, वहाँ से ये चीज़ बस ऐसे बता दिया मैंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पब्लिक अकाउंट कमेटी इज़ करेक्ट। इसका मैंने एक बहुत ही पब्लिक अकाउंट कमेटी या जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, मैंने अपने जो डिफेंस मीडिया ऐप पर जो हमारा लेक्चर है
पार्लियामेंट्री कमेटी का मैंने बहुत ही क्रिस्प और प्रिसाइज फॉर्मेट में बनाया था, और ये बताया भी था जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और जो मैंने स्लाइड बनाई है उसी से आएंगे। और बिलीव मी, ये क्वेश्चन 2 साल से CDS और CAPF दोनों ही पेपर में आया है और वहीं से सॉल्व हुआ है, कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। खैर, देखते हैं कहाँ से ये क्वेश्चन क्या पूछता है। द कमेटी कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 15 मेंबर्स फ्रॉम द लोकसभा एंड 10 मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा। ठीक है, इसमें नॉट क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। द फाइनेंस मिनिस्टर इज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ कमेटी। A member of committee is given a term for 1 year. The term of office for the members of committee from the Rajya Sabha is extended even when they retire from the Rajya Sabha. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है C. The member of committee is given a term of 1 year, यानी कि ये जो कमेटी होती है उसको सिर्फ 1 साल दिया जाता है, और राज्यसभा के किसी मेंबर का अगर जो सदस्यता है वो ख़त्म भी हो जाती है और ये कमेटी अगर जो चल रही हो तो वो कमेटी से बाहर हो जाता है और नए मेंबर को इंक्लूड कर लिया जाता है। ये यहाँ पे आपको लक्ष्मी में मिल जाता है और आपको ये NCERT में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो जो लोग NCERT का ढोल पीटते हैं कि ये NCERT जो है वो पैनेशिया है, NCERT सारे उसी के गुण गाते रहते हैं, NCERT ने इसका आंसर नहीं दिया हुआ। ये लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट पूछा गया सवाल है और एक पैराग्राफ में इस सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाता है। मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ कमेटी और द टर्म ऑफ ऑफिस इज 1 ईयर। ठीक है, ये डिट्टो वर्बेटिम जैसा लग रहा है आपको क्वेश्चन देखने पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु कैन बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो क्वेश्चन पेपर इस बार का बनाया है, मैंने एक चीज़ और ऑब्जर्व करी कि फंडामेंटल राइट्स और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का इस्तेमाल उसने खूब किया, यानी कि ये 2 सेक्शंस ऐसे हैं जो कि जनरली इस बार के क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। नहीं तो आमतौर पे पेपर थोड़ा स्प्रेड करता था पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में, पेपर थोड़ा स्प्रेड। मैं एक्चुअली सवेरे से 2-3 लेक्चर ले चुका हूँ और इस वजह से काफ़ी फंबल कर रहा हूँ। एनीवे, तो पेपर जो है वो थोड़ा स्प्रेड करता था पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में और सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और ये जाता था CVC और 1909, 1919, 1935 में। लेकिन इस बार जो 1909, 1935 इन सब से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, जिसको कि डायरकी कहते थे। डायरकी के क्वेश्चन बड़े फेमस हुआ करते थे, वो वहाँ से पूछे जाते थे, पर वहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। इस बार जो क्वेश्चन आए हैं वो ज़्यादातर इन्हीं फंडामेंटल राइट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और प्रेसिडेंट, ये 3 चीज़ें इस बार के क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। हु कैन बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एन एडवोकेट हु प्रैक्टिस एटलीस्ट 10 ईयर इन एनी कोर्ट। बेटा ये गलत है। अ जज ऑफ हाई कोर्ट एटलीस्ट 3 ईयर का कोई टर्म ही नहीं है। ठीक है। डिस्टिंग्विश जूरिस्ट इज़ इन ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ, ट्रू है, मैंने बताया था इसको अपने स्लाइड में, काफ़ी अच्छे से इसको डिस्क्राइब भी किया था। अ पर्सन हु हैड हेल्ड द 124 क्लॉज 2 ऐसा करके आता है। अ पर्सन हु हैज़ हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस फॉर एटलीस्ट 15 ईयर्स। 15 का कोई टर्म नहीं आता है भाई, 15 का टर्म नहीं आता। इसका ट्रू जो आंसर है वो सी है, इसका आंसर सी होना चाहिए। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अ डिस्टिंग्विश जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये ट्रू आंसर है। क्वालिफिकेशन, ओथ एंड सैलरीज, ये डिट्टो इस पैराग्राफ से आया हुआ क्वेश्चन लग रहा है। लक्ष्मी अगेन, लक्ष्मी जिंदाबाद। क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए 5 साल के लिए, या फिर एडवोकेट होना चाहिए 10 साल के लिए। तो 5 और 10 आता है, 15 और 3 का तो कोई नंबर ही नहीं है। ठीक है। और मिनिमम एज कोई नहीं दी हुई है। और डिस्टिंग्विश जूरिस्ट यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है। NCERT में ऐसा मुझे देखने को नहीं मिला। इन केस अगर तुम्हें मिलता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ और मुझे इनलाइट करो विथ रेफरेंस कि इस पेज नंबर पे इस NCERT में ये बातें दी हुई हैं, वहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि भाई NCERT ही पढ़नी चाहिए, NCERT इतनी महान बुक है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू payable to Constitution of India is not correct. The term secular democratic republic was not here there। ये डबल नॉट का आप चक्रव्यूह देखिए, डबल नॉट का। The term secular democratic republic was not there in the preamble originally। ठीक है, तो ये तो गलत है। सभी लोग जानते हैं कि रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक तो पहले ही था, सेकुलर बाद में ऐड किया गया था। द preamble contains the basic structure of the Constitution of India। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हाँ। by itself the preamble is not enforceable। ठीक है, इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ये भी लग रहा है मुझे। अभी देखते हैं क्या आंसर है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट द preamble कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एड टू द लीगल इंटरप्रिटेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द लैंग्वेज इज एम्बिगिवस। ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं। डी है इसका आंसर। preamble कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एड टू लीगल इंटरप्रिटेशंस
कहाँ पे दिया हुआ है? ये दिया हुआ है द करंट ओपिनियन हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन is consonance with the opinion of founding fathers of constitution, neither a source of power to legislature nor a prohibition upon powers of legislature. Its provision is not enforceable in court of law, non justiciable, not enforceable. मुझे लग रहा है इसका आंसर, मुझे डाउट हो रहा है इस क्वेश्चन पे। प्लीज़ अगर तुम्हें लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर मैंने शायद गलत टाइप कर दिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं इसे डाउटफुल में केस में रखता हूँ, ठीक है। मुझे लग रहा है शायद मैंने रेफरेंस तो सही दिया है पर मैंने यहाँ पे आंसर शायद कुछ गलत लिख दिया है। मैं इसे करेक्ट कर दूंगा और पिन भी कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ इसको अभी होल्ड पे करके चलें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो कन्फर्ड ऑन द हाई कोर्ट, ठीक है। वो कौन सी पावर है सुप्रीम कोर्ट की जो कि हाई कोर्ट को भी मिली हुई है? एडवाइजरी पावर, पावर ऑफ एडवाइजरी पावर, जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकता है सुप्रीम कोर्ट अगर वो मांगे तो। पावर ऑफ डूइंग कंप्लीट जस्टिस, कंप्लीट जस्टिस का पावर, मतलब ये कैसी पावर है यार? ये बड़ा ही बेवकूफ़ाना स्टेटमेंट है। इन एनी केस और मैटर पेंडिंग बिफोर दिस कोर्ट, बेकार की बात है। द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, पावर टू अलाउ रिफ्यूज स्पेशल लीव पिटिशन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, पावर टू कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी हाई कोर्ट को भी पावर टू कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है और सुप्रीम कोर्ट को भी पावर ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। और इसी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के तहत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही पनिश करती हैं किसी व्यक्ति को, ठीक है। अब हु अमंग द फॉलोइंग वार्नड हिज कलीग दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज ब्रिटिश मेड एंड वॉज वर्किंग द ब्रिटिश प्लान एज ब्रिटिश शुड लाइक इट टू बी वर्ड आउट, ठीक है। वो कौन व्यक्ति था जिसने ये कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो ब्रिटिश मेड है, ब्रिटिश के प्लान पे काम कर रही है और वैसा ही काम कर रही है जैसा ब्रिटिशर्स चाहते हैं? सोमनाथ लाहिड़ी पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, चौथा क्वेश्चन है बी एन राव। अगर तुम्हें ये क्लियर कट आउट नहीं पता है तो इसमें तुक्का नहीं लगाने की ज़रूरत थी। अगर तुमने लगाया है और निगेटिव मार्किंग लिखी, निगेटिव मार्किंग तुम्हारे ऊपर लग रही है तो तुम्हें स्वर्ण अक्षरों में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। अपने इंट्यूशन को थोड़ा काबू में रखो बच्चा। सोमनाथ लाहिड़ी इसका करेक्ट आंसर है और ये एनसीईआरटी में थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में दिया हुआ है पार्ट 3 में, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है द कम्युनिस्ट मेंबर सोमनाथ लाहिड़ी सा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज, मैंने कट आउट किया है बीच में से, वॉज ब्रिटिश मेड एंड वॉज वर्किंग विद ब्रिटिश प्लान्स एज द ब्रिटिश शुड लाइक इट टू बी वर्ड आउट, ठीक है। ये एनसीईआरटी का रेफरेंस भी मैंने दे दिया। यहाँ पे एनसीईआरटी तुम्हें पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग fundamental rights has not been provided to person? Protection against prosecution and punishment of the same offense more than once, यानी ये डबल जेओपार्डी का जो स्टेटमेंट है वो बता रहा है। टू रिफ्यूज टू गिव हिज सैंपल ऑफ हैंड राइटिंग एज एविडेंस टू सपोर्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट हिम और हर, यहाँ पे नॉट का वर्ड का उल्लेख किया गया, इस बात का ध्यान रखना है, यानी फॉल्स स्टेटमेंट जो है उसकी बात करनी है। टू एक्ट एज अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, यानी इसको कहते हैं सेल्फ इंक्रिमिनेशन। और ये चौथा स्टेटमेंट है राइट नॉट टू बी कन्विक्टेड of any offence except for the violation of law in any force at the time of commission of act charged as offence, ठीक है। तो इसमें मुझे लग रहा है कि जो हैंड राइटिंग वाला आंसर है वो होना चाहिए, हैंड राइटिंग वाला आंसर है। और ये देखो लक्ष्मी में करेक्टली एकदम डायरेक्टली दिया हुआ है वर्बेटिंग के फॉर्मेट में। आर्टिकल 20 को डिस्कस करते हुए इसने बताया था कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है, उसमें इसने डिस्कस किया था। दूसरा है डबल जेओपार्डी, उसको भी इसने डिस्कस किया है। और नो सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन, यानी खुद के खिलाफ सबूत नहीं दे सकता है। संयोग से एनसीईआरटी में भी इसको लिखा हुआ है, लेकिन ये जो वर्ड है, जो टफ वर्ड्स हैं, उसको इसने ऐसा लिखा नहीं हुआ है। तो बात करें कि हाँ, मैं इसको एनसीईआरटी को भी उतने ही मार्क्स दूंगा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। मैं इसे इजी कैटेगरी में रखूँगा। अगर आर्टिकल 20 फंडामेंटल राइट तुमने पढ़ा है और आर्टिकल 20 को तुमने इतनी अच्छे से नहीं पढ़ा है तो फिर यार तुम्हारी गलती है, ये सब तुम्हें पढ़ना चाहिए। और मैंने अपने लेक्चर्स में डिस्कस भी किया था, इसको बहुत ही अच्छे से समझाया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स नो प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ इन एवरी स्टेट फॉर नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और अर्बन पंचायत। तो म्यूनिसिपैलिटीज़ का जो जिक्र है वो किन किन चीज़ों के लिए है? तो नगर पंचायत के लिए है, म्यूनिसिपल काउंसिल के लिए है, म्यूनिसिपैलिटीज़ कॉर्पोरेशन के लिए है, अर्बन पंचायत के लिए। मुझे लगता है ये अर्बन पंचायत के लिए है। डी अर्बन पंचायत मुझे लगता है इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि
यहाँ पे लक्ष्मीकांत में क्लियर कट आउट दिया हुआ है ये कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 3 टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ इन एवरी स्टेट, और वो कहाँ पे, नगर पंचायत में, ट्रांजिशनल एरिया में, म्यूनिसिपल काउंसिल जो है स्मॉलर अर्बन एरियाज़ में, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो लार्जर अर्बन एरियाज़ में। तो जो म्यूनिसिपैलिटीज़ है वो इन तीनों जगहों पे दी है, लेकिन कोई अर्बन पंचायत जैसी जगह पे म्यूनिसिपैलिटीज़ लागू नहीं है, ठीक है। ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में दिया गया है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एनसीईआरटी में भी ये चीज़ दी हुई है, लेकिन इसकी जो टोन है, जो क्वेश्चन की टोन है, वो लक्ष्मीकांत से ज़्यादा मैच करती है, एनसीईआरटी से उतनी ज़्यादा मैच नहीं करती है, ठीक है। तो मैं यहाँ इस क्वेश्चन के लिए भी लक्ष्मीकांत रिकमेंड करूँगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग कोट ऑन 26 January 1950, we are going to enter a life of contradictions. In policies, we will have equality, and the social and economic life we will have inequality. ठीक है। To whom among the following leaders in this quote attributed? ये कोट जो है वो किसने एट्रीब्यूट किया था? तो देखो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन की बात करता है, और बी आर अम्बेडकर ने 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्च हो रहा था यानी जनवरी में, उस दौरान बी आर अम्बेडकर ने एक स्पीच दी थी, जो स्पीच बहुत फेमस है कि द ग्रामर ऑफ एनार्की। तो वो जो ग्रामर ऑफ एनार्की स्पीच है, उसी स्पीच में बी आर अम्बेडकर ने ये ऐसा जिक्र किया था कि हम लोग जो है अपनी जो पॉलिटिकल लाइफ है वहाँ पे तो हम लोग इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन अपनी सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में इक्वलिटी हम नहीं देख पा रहे हैं, और इससे हमको बचना होगा, इसको हमको ओवरकम करना होगा ओवर द टाइम, ठीक है। तो बी आर अम्बेडकर का ये कोट है, और ये एनसीईआरटी में डिट्टो दिया हुआ है। ये पूरे फोटो बना करके इन्होंने पैसेज ये पूरा लिखा हुआ, और यहीं से इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा। इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी आर अम्बेडकर सी है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर्स हैज़ नॉट बीन कन्फर्ड ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इसका जो ऑप्शन है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, दूसरा है टू डिसाइड एट हिज हर डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशनरी पावर की बात कर रहा है। Any question regarding disqualification of member of parliament, to grant pardon to a person who has been punished by the court martial, to remove the judge of high court। तो कौन कौन सा ऐसा पावर है जो प्रेसिडेंट को नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसमें बात करें रिमूव करने की, तो अपॉइंट और रिमूवल की पावर जो है हाई कोर्ट के जज की, वो प्रेसिडेंट को ही दी गई है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट हुआ, यानी ये आंसर नहीं होगा, हमें एफ चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में नॉट दिया हुआ है। टू ग्रांट पार्डन टू अ पर्सन हु हैज़ नॉट बीन पनिश्ड बाय कोर्ट मार्शल, तो पार्डन देने का अधिकार कोर्ट मार्शल का प्रेसिडेंट के पास पावर है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। टू डिसाइड हिज हर डिस्क्रिशन एनी डिस्क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो डिस्क्रिशन नहीं होती है भाई। डिस्क्रिशन का मतलब ये हो गया कि प्रेसिडेंट अपने मन मुताबिक जब चाहे किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद जो है उसको वो डिस्क्वालीफाई कर सकता है, ऐसा नहीं होता है, उसकी डिस्क्रिशन नहीं होती है। वो कर सकता है, लेकिन किसके बेसिस पर? इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन की बेसिस पर, और प्राइम मिनिस्टर को वो रिकमेंड करता है, अपॉइंट करता है। ये बात सही है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, यानी हमारा आंसर होगा वो ये एफ होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, आंसर जो हमारा बी है सही है, और ये अलग अलग जगह पे लक्ष्मीकांत में डिस्ट्रीब्यूटेड लिखी हुई है। एनसीईआरटी में मुझे ये नहीं मिली, अगर तुम्हें एनसीईआरटी में कहीं मिलती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, मुझे भी उतनी जानकारी दो, मैं भी सीखूँगा तुमसे। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ विथ रिगार्ड टू मनिका गांधी। हिंदी न्यूज़पेपर में देखा करो, कभी भी मनिका गांधी इनका ओरिजिनल नाम है, जो सही नाम है वो है मनिका गांधी। हिंदी न्यूज़पेपर वाले इतने गधे होते हैं कि वो हमेशा मेनका गांधी लिखते हैं, और वो एक अलग दुनिया है हिंदी न्यूज़पेपर की, ठीक है। मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978 नॉट करेक्ट, और इस क्वेश्चन में इन्होंने नॉट की गंगा बहा दी है। It is held that Article 19 and Article 21 are not watertight compartments. It was held that law coming under Article 21 may not satisfy the requirements of Article 19. A fair trial eliminates the biases against the accused in the trial. The right to life under Article 21 does not include the right to die. तो सबसे पहली बात तो ये समझो कि ये क्वेश्चन टफ है। ये क्वेश्चन किसी भी चूँकि मैं एज को कंसिडर कर रहा हूँ 25, और असिस्टेंट कमांडेंट के उस एज में अगर आपको इतनी ज़्यादा जानकारी है तो वाकई में आपकी पॉलिटी बहुत ही अच्छी तैयार है। इन केस आपने ये क्वेश्चन लेफ़्ट कर दिया है, यानी ब्लैंक छोड़ दिया है, तो बहुत स्मार्ट मूव है आपका। और अगर आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और निगेटिव किया है तो सर आपका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। बात करते हैं क्या कि ये जो
जजमेंट है, ये जो राइट टू लाइफ इज़ नॉट राइट टू लाइफ। तो अरुणा शानबाग का एक केस था, अरुणा शानबाग के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि राइट टू डाई इंक्लूड किया हुआ है, तब तक उससे पहले तक ये नॉट इंक्लूडेड ही था, और मनिका गांधी के केस में ये इंक्लूड नहीं किया गया था। यानी ये जो है ये मुझे उतना अप्रोप्रिएट नहीं लगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। और इसी तरीके के कई सारे और डाउटफुल स्टेटमेंट हैं। मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल लगा, हालांकि मुझे एक रेफरेंस मिला है ऑप्शन बी को लेकर के, जहाँ पे ये लिखा हुआ मिला कि अंडर आर्टिकल 21 शुड आल्सो बी सेटिस्फाई रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर्टिकल 19, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है दैट इट इज़ हेल्ड दैट a law coming under article 21 may not satisfy requirements to article 19। तो मुझे बी इसका आंसर लग रहा है। अगर आपको कोई दूसरा आंसर लगता है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए मुझे। और इसका कोई भी रेफरेंस मुझे लक्ष्मीकांत में या फिर एनसीईआरटी में नहीं मिला। एनसीईआरटी की तो औकात नहीं है, एनसीईआरटी में ये मिलने वाला भी नहीं है। और ये क्वेश्चन को मैं कहूँगा कि इस क्वेश्चन की कैटेगरी कुछ ऐसी है जैसे सोने का हिरन। सोने का हिरन ऐसी चीज़ होती है जो देखने में बहुत अच्छा लगता है, पर उसको ढूंढने जाओगे तो उसके चक्कर में बहुत सारे और क्वेश्चंस तुम्हारे छूट जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि नमस्ते, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रणाम करो, नमस्ते करो, आगे बढ़ो। अब इस पूरे पेपर की वो एक ओवरऑल असेसमेंट करें तो एक ओवरऑल असेसमेंट मुझे एक तो चीज़ ये लगी कि नॉट का जो इस्तेमाल है उसकी वजह से थोड़ा पेपर टफ बन जाता है, मिस्टेक्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, 16 क्वेश्चन टोटल आए हैं। 16 क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि 125 टोटल क्वेश्चन में ये लगभग 18 से 20% का जो है मार्क्स जो है वो कंटेन करता है। 16 क्वेश्चन जी करंट अफेयर्स में भी आते हैं, जिसकी वीडियो मैंने डिस्कस कर दी है। उस करंट अफेयर्स की वीडियो भी तुम्हें देखनी चाहिए। करंट अफेयर्स की वीडियो 16 क्वेश्चन वहाँ पे, 15 या 16 क्वेश्चन वहाँ पे भी हैं, वो भी लगभग 18 से 20 क्वेश्चन का लोड लेती है। जनरली जो जीके यानी करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन था वहाँ पे इतने क्वेश्चन नहीं आते थे। इस बार करंट अफेयर्स में उन्होंने क्वेश्चन बढ़ाए हैं। जनरली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 7, 8, 9 ऐसे आते थे, इस बार उन्होंने 16 किए हैं। और अगर पॉलिटी के क्वेश्चंस की बात करें तो पॉलिटी का जो पेपर है ओवरऑल असेसमेंट के बाद नॉट की वजह से मैं ये कहूँगा कि ये मॉडरेट टू हार्ड था। और अगर इस 16 क्वेश्चन में आपने 9-10 मतलब 10 या 11 क्वेश्चन किया है तो आप गुड स्टेज में हैं, अच्छी स्टेज में हैं। 10-12 तक आप गए हैं तो बहुत अच्छी स्टेज में हैं। अगर आपका लेवल जो है 9-10 है तो आप एवरेज में हैं, यानी अभी आप फाइट में बने हुए हैं। अगर आप 9 से कम हैं सर, तो आप देखिए लक्ष्मीकांत से जो डिट्टो क्वेश्चन आए हैं ना, वो जो भी प्रो लेवल का प्लेयर होता है वो छोड़ेगा नहीं। लक्ष्मीकांत से आए हुए क्वेश्चन जाते नहीं हैं, वो बिल्कुल छोड़ते नहीं हैं। तो लक्ष्मीकांत को तो पटक के वो वहीं तुरंत वो पटखनी देते हैं, तुरंत वहीं पे उसे सॉल्व करते हैं और सही करके आते हैं। तो वहाँ तो बचा हुआ नहीं है, लक्ष्मीकांत से कोई क्वेश्चन जाता नहीं। तो ये वजह हुई कि मैं इसे 9 से कम में कह रहा हूँ कि आप फेल कैटेगरी में है, यानी यहाँ पे आप लूज़ कर रहे हैं। अगर आप किसी दूसरे सेक्शन में बहुत ही ज़्यादा एक्सेल नहीं किए हैं तो आपका जो पेपर है वो ख़राब जा रहा है। सॉरी टू से, बहुत सारे लोगों का जा सकता है, जा रहा होगा, बट आई होप कि आपकी अगली नेक्स्ट प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी अच्छी होगी। तो मैंने सोर्सेज बता दिए, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर दी। ये मॉडरेट टू हार्ड पेपर था, ये भी मैंने बता दिया। और यहाँ पे आपका ओवरऑल असेसमेंट होता है। अगर आपको ये असेसमेंट की सीरीज़ अच्छी लग रही है जिसमें कि मैं ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और बाकी सारे क्वेश्चन पेपर्स यानी क्वेश्चन के पेपर के जो सेक्शंस हैं उसको भी डिस्कस करूँगा, तो प्लीज़ मुझे प्रमोट करिए। लाइक्स और सब्सक्राइब और इन सब चीज़ों के लिए मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं कहता नहीं हूँ, ताकि आपका टाइम इस तरह की फालतू की चीज़ों में न जाया हो। पर हाँ, ये बात सही है कि लाइक्स और सब्सक्राइबर बढ़ने से और आपके जो कमेंट्स होते हैं, जो मैं पढ़ता हूँ, पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स होते हैं, उसकी वजह से काफ़ी बूस्ट होता है, मॉरल बूस्ट होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको जल्दी ही ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की भी वीडियो मिल जाएगी असिस्टेंट कमांडेंट के ऊपर। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। मुझे उम्मीद है कि आपके कई सारे क्वेश्चन सही होंगे। इन केस कि आपको लग रहा है कि इस सीरीज़ में कुछ और भी ऐड किया जा सकता है तो प्लीज़ बताइएगा। दैट्स इट, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, बाय।